मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेटर ढंग से चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय मैराथन क्लासें लाई जा रही हैं जिससे आप पेट का स्कोर अच्छा कर सकें। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि आपके पेट के एग्ज़ाम में 5 नंबर कवर करता है, उसको देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस में क्या दे रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेके 1991 तक कैसी थी, उसके अंतर्गत हमको देखना है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। इसके बाद आता है 1991 तक जब हो जाता है तो उसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसी थी। इसके बाद हम लोगों को देखना है वर्ष 2014। वर्ष 2014 के बाद से क्या क्या सुधार हुए हैं, जो है किन किन क्षेत्रों में क्या क्या सुधार हुए हैं। तो आपके कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ है, क्या प्रगति हुई है, ढांचागत मतलब उद्योग धंधों में क्या सुधार हुए हैं, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। तो इन सारे चीज़ों को हमको देखना है। तो सबसे पहले हम जो है इसके जो है इतिहास को थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि जो है अर्थशास्त्र क्या होता है, कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का अध्ययन करना। धन के अध्ययन से संबंधित है अर्थशास्त्र। तो इसके इतिहास में अगर आप आएंगे तो अर्थशास्त्र के नाम से एक पुस्तक आपको देखने को मिलती है जिसके रचयिता हैं चाणक्य, और उनका नाम विष्णुगुप्त भी था। और ये जो अर्थशास्त्र थी, ये धन का विज्ञान ना हो के ये एक राजनीतिक पुस्तक थी जिसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन था। अर्थशास्त्र जो है ये पुस्तक 15 भागों में बटी हुई है। अब देखिए अर्थशास्त्र का इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो उसको इकोनॉमिक बोलते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के ओकोनिया नाम से लिया गया है, जिसका फिर वो चल के इकोनॉमिक्स हो जाता है, जिसका सीधा मतलब होता है संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। फिर इकोनॉमिक्स में एक जो है अर्थशास्त्री का नाम बहुत फेमस है जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आता है जो है इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के भी नाम से जाना जाता है, और इनका नाम कहाँ पे है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, और जो है पूंजीवाद व्यवस्था का इनको जनक कहा जाता है। और एक चीज़ बहुत पूछी जाती है इनसे संबंधित कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा है, तो ये आपकी एडम स्मिथ ने कहा है। तो एडम स्मिथ से संबंधित कुछ चीज़ें हो गई। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, पूंजीवाद का जनक, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक इन्हीं की है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखते हैं तो अर्थशास्त्र है उसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक माइक्रो एक मैक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, जिसमें हम छोटे चीज़ पे अध्ययन करते हैं, मतलब हमारा जो अध्ययन का क्षेत्र है वो अगर छोटा है तो उसको माइक्रो बोलते हैं। जैसे अगर किसी के व्यक्तिगत अगर अध्ययन करते हैं, जैसे किसी की आय का, व्यय का, ये वर्णन हो गया तो वो हो गया माइक्रो। और एक अगर हम किसी पूरे देश का अध्ययन करते हैं कि देश का आय क्या है, व्यय क्या है, तो उसको मैक्रो बोलते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में देखेंगे तो व्यष्टि और समष्टि बोलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जो है बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको आप लोग देख लेते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे इसको, मांग, कीमत, बाजार, क्या क्या है, मांग, कीमत, बाजार, उपभोग और उपयोग, ये सारी चीज़ें माइक्रो में आती हैं, बहुत छोटे हैं ये सब। अगर हम कहीं पर राष्ट्रीय आय पूरा देखें, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति, ये सारी चीज़ें जो है माइक्रो में आती हैं।
और माइक्रो के जो जनक हैं जॉन मियार्ड कीन्स, इसको ध्यान रखेंगे, जॉन मियार्ड कीन्स। और अर्थशास्त्र के दो भागों में जो बांटा है वो रेगनर फ्रिक्स ने बांटा है, रेगनर फ्रिक्स ने, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारे जो सिलेबस में है वो इकोनॉमिक्स नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारे सब्जेक्ट में जो है, हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स हमको नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इकोनॉमी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था लिखी हुई थी। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर है। क्या अंतर है उसको समझते हैं। जैसे अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों को किसी भौगोलिक क्षेत्र में लगाना क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसको हम समझते हैं। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर है। साइंस का सिद्धांत अगर हम कहीं पे उपयोग करके कोई नया सामान बना लेते हैं तो उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे विज्ञान का उपयोग करके मोबाइल बन गया तो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, लेकिन विज्ञान अलग चीज़ है। तो इसी प्रकार की अर्थ जो शास्त्र है उसमें अर्थशास्त्र का नियम और सिद्धांत बताया गया है कि आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको ऐसा फ़ायदा होगा, ऐसे चीज़ें होंगी। तो जब उसका उपयोग हम कहीं पे करते हैं, जैसे भारत पे उपयोग हमने किया, उत्तर प्रदेश पे उपयोग किया तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो गई, भारत पे किया तो भारत की अर्थव्यवस्था हो गई। तो फिर नीचे देखिए है कि अर्थशास्त्र थ्योरी है, अर्थशास्त्र थ्योरी है, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज ए थ्योरी एंड इकोनॉमी इज ए प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलिए आइए देखते हैं कि अर्थ टाइप ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था को बांटने के कई आधार हो सकते हैं। अगर हम नियंत्रण के आधार पर देखें तो 3 प्रकार का होता है और ये आपके सिलेबस में है और पिछली बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, ये प्रश्न जो है पहले शिफ्ट में पूछा गया था और ये हमारे सिलेबस में है, तो यहाँ से प्रश्न आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो नियंत्रण के आधार पर देखेंगे तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी में क्या होता है कि किसी एक व्यक्तिगत का नियंत्रण रहता है, ठीक है, वो पूंजीवादी होता है। समाजवादी का मतलब होता है जिस पे सरकार का नियंत्रण होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का भी कुछ नियंत्रण रहता है और जो है प्राइवेट कंपनियों का भी नियंत्रण रहता है। अब इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में हमने अभी बताया कि एक आदमी का अधिकार रहता है, तो आदमी वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेगा। समाजवादी में आप जानते हैं कि सरकार का रहता है, तो लोगों के कल्याण के लिए सरकार काम करती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों रहता है, तो उनका लाभ भी कमाना रहता है और सरकार का जो निजी वाले लाभ कमाने के लिए हैं और जो सरकार है वो जो है पब्लिक का कल्याण करने के लिए काम करती है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक, अभी हमने जब एडम स्मिथ के बारे में बताया तभी बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक जो है एडम स्मिथ हैं। समाजवादी के जो है कौन से हैं, कार्ल मार्क्स हैं और मिश्रित वाले के जे.एम. कीन्स हैं। इसको जो है पूंजीवादी को हस्तक्षेप सिद्धांत कहते हैं। भाई जब किसी एक का अधिकार है तो उस पर कौन हस्तक्षेप कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कार्ल मार्क्स की एक यहाँ पे पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है, दास कैपिटल, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो है पूंजीवादी को उदारवादी भी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी का रोक टोक नहीं है तो उदार है, और राज्यवादी कहते हैं समाजवादी को। अब इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, समाजवादी कहाँ है और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको जो है अमेरिका में देखने को मिलेगी, USA में, और समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको रूस में देखने को मिलती है और भारत में आपको जो है दोनों अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। तो पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाई हुई थी, लेकिन द्वितीय उसमें क्या नाम है, पंचवर्षीय योजना में इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया है। तो इस समय जो है अपना जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर आप आएंगे तो मूल्य तंत्र जो है बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करेगा। जैसे हम ही हैं, कोई सामान हम लेके बैठे हैं और हमारे पास ही मैं उसका इकलौता जो है मालिक हूँ, मैं चाहूँ उसको बेचूँ या रखूँ, तो अगर मार्केट में किसी चीज़ की मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो उसका मूल्य मैं बढ़ा दूँगा।
अगर मांग कम होगी तो मूल्य घटा दूंगा, ये मेरे ऊपर है। लेकिन जब जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो है सरकार जो है जनता के हित के लिए चीज़ें बनाती है, तो लाभ कमाने के लिए नहीं करती हैं, उसका रेट जो है फिक्स रहता है, वो बढ़ाती घटाती नहीं है। और जब मिश्रित में आप आएंगे तो उसमें दोनों लोग मिलके तय करते हैं कि भाई आपका लाभ भी हो जाए और जनता का नुकसान भी ना हो, तो ये चीज़ रहता है। अब एक अर्थव्यवस्था आती है साम्यवादी, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट में होता है नियंत्रण सरकार का रहता है लेकिन तानाशाही व्यवस्था रहती है। जैसे आप देखेंगे चीन है, उत्तर कोरिया है, ये सब जो है अपने अनुसार ही काम करती हैं, ये चाहे किसी को बेचती हैं नहीं बेचती हैं, तो ये जो है तानाशाही के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं खुली, अभी तक हमने देखा नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कैसी होती है। अब देखते हैं विदेशी संबंध के आधार पर। एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, एक बंद अर्थव्यवस्था होती है। खुली का मतलब होता है जैसे सभी के लिए ओपन हो, जहाँ ऐसा देश जो अपने आयात और निर्यात समस्त देशों से करे, वो होती है खुली अर्थव्यवस्था। और ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपना आयात निर्यात किसी देश से न करे या कुछ चीज़ों को लिमिटेड कर ले, वो होती है बंद अर्थव्यवस्था। तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस समय पूरे वर्ल्ड में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं, खुली अर्थव्यवस्था हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र। अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं, तो 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मूल रूप से ये 3 हैं, बाकी और भी बड़े हैं, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे तो ऐसा क्षेत्र जिसमें हमें प्रकृति द्वारा चीज़ें प्राप्त हों, जैसे कृषि है, प्राकृतिक उत्पाद है, वन है, पशुपालन है, खनिज है। खनिज कोई बनाता थोड़ा ना है, जो चीज़ें हमें प्रकृति से स्वयं मिल जाती हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में 17% योगदान है। अगर रोजगार की बात करें तो 51% रोजगार प्राथमिक क्षेत्र लोगों को प्रदान करता है। इसे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र को। अब आते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र आता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके जब हम कोई चीज़ें बनाते हैं तो उसे द्वितीय क्षेत्र करें, जैसे रेल हो गया, सड़क हो गया, गैस आपूर्ति और जल आपूर्ति। जल तो प्राथमिक स्रोत है, लेकिन अगर उसको लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपूर्ति कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो वहाँ पे द्वितीय क्षेत्र आ जाएगा। आइए तृतीय क्षेत्र में देखते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा आता है। सेवा का मतलब जो है कोई चीज़ अगर हम किसी का यूज करते हैं और उसको ले नहीं जाते हैं, जैसे परिवहन हो गया, होटल हो गया, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, मनोरंजन और शिक्षा। शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शिक्षा किस क्षेत्र में आता है, तो आप बताएंगे तृतीय क्षेत्र में आता है। अब आता है चतुर्थ क्षेत्र। एक नया क्षेत्र डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर कहीं पूछा जाए कितने क्षेत्र हैं तो आप 3 ही लगाएंगे, अगर 3 है, ठीक है। वैसे इस समय 4 से 5 हो गई हैं। आईटी क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, अनुसंधान या विकास भी रिसर्च डेवलपमेंट को बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चतुर्थ क्षेत्र में आपके आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है जो संबंधित है इसके बेसिक से। और इसमें एक आपका जो है एक वो भी था अर्थव्यवस्था के प्रकार, इसको भी हमने देख लिया। अब आइए हम जो है देखते हैं, जैसा कि वो है अपना सिलेबस के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले उसमें आती हैं चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले आपको देखना है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना ही आपके सिलेबस में सबसे पहले दे रखा है, तो उसी को हम देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हैं, मांग और ये सब। तो आइए अब देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका आर्थिक नियोजन। भाई पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। प्रथम अर्थ नियोजन अगर हमको जो देखने को मिलता है रूस में मिलता है 1928 में, जोसेफ स्टीफन ने इसको बताया था। अगर ये पूछे कि आर्थिक नियोजन किस सूची में है, तो समवर्ती सूची में है। सूचियों से संबंधित प्रश्न पिछली बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। आर्थिक नियोजन की जो
भारत ने अपनाया है वो रूस से अपनाया हुआ है आर्थिक नियोजन की बात। और पंचवर्षीय योजनाएं भी हमारे यहाँ कहाँ से ली गई हैं, रूस से ली गई थी, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं अब समाप्त हो गई हैं। उसके स्थान पर अब जो है वो जो है योजना आयोग आ गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत में क्या इसका इतिहास रहा है आर्थिक नियोजन का। वर्ष 1934 ईस्वी में द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एम विश्वेश्वरैया जी ने एक पुस्तक लिखी। इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया इस पुस्तक में कि भारत में भी आर्थिक नियोजन होना चाहिए। 1938 में आर्थिक नियोजन समिति बनती है, जो कि हरिपुरा में इसका निर्णय लिया गया था। उस समय जो है अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। किसके अध्यक्ष थे? आर्थिक नियोजन समिति के। लेकिन अध्यक्षता अगर ये पूछे कि उस समय कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी हरिपुरा में, तो सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और आर्थिक नियोजन समिति का अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। इसके अध्यक्ष जो है अर्धेश्वर दयाल थे। दयाल है ये, इसको सही कर लीजिएगा, जिसमें 8 लोगों की एक कमेटी थी। 1944 में ही गांधीवादी योजना थी, जिसके अध्यक्ष श्रीमान नारायण द्वारा इसको किया गया था। 1950 में सर्वोदय योजना, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाई गई थी। अब देखिए आता है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इसका जो है शुरुआत हुआ 15 मार्च 1950 में। उस समय अध्यक्ष जो होते हैं उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगर प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष हो गए आपके जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष हो गए गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, 15 अगस्त 2014 को जो योजना आयोग है उसमें जो है उसको जो है क्या बना दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, योजना आयोग अब क्या हो गया? नीति आयोग हो गया है। इसको ध्यान रखेंगे। कब से ये लागू हुआ? 1 जनवरी 2015 से। इसको जो है भारत सरकार का थिंक बैंक कहा जाता है। थिंक आयोग या थिंक बैंक कह सकते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब इसके अध्यक्ष में आते हैं। अध्यक्ष से प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अभी 2015 में ये बना हुआ है। तो वर्तमान और पस्ट इतना तो याद रखेंगे। पहले थे इसके अरविंद पनगड़िया, अब है सुमन बैरी, जो कि अभी जो है जस्ट राजीव कुमार को हटा के बने हुए हैं। सीईओ में फर्स्ट आएंगे तो सिद्धू श्री खुल्लर जी हैं, अमिताभ कांत इसके, और इस समय परमेश्वर अय्यर हैं। अमिताभ कांत को हटा के इस समय कौन है? परमेश्वर अय्यर। वर्तमान में कौन है? परमेश्वर अय्यर। ये आप जो ध्यान रखेंगे, वर्तमान वाला परमेश्वर अय्यर। ठीक है, अब आता है पीएम जो है 1952 ईस्वी में एक नया आयोग का गठन किए थे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कैसे हुई। पंचवर्षीय जो हमारा योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन जो बना हुआ था, उसने बताया कि भारत में पंचवर्षीय योजना 5 साल की योजनाएं लानी चाहिए और उसमें से हमारा कुछ जो है लक्ष्य होना चाहिए कि इस 5 साल में हम भारत को इस स्तर पर देखना चाहते हैं। तो उसी को लेके पंचवर्षीय योजनाओं का काम शुरू होता है। तो आइए देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब हमारे भारत में शुरू हुई, क्या उद्देश्य के साथ शुरू हुई, कौन से मॉडल पर आधारित थी, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, FYP का मतलब है 5 ईयर प्लान, 1951 से 1956 तक। मॉडल है हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर ये आधारित है। किस पे? हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे। और इसमें आपका लक्ष्य जो है ये किस पे आधारित थी? तो कृषि एवं सिंचाई। जब भारत देश अपना आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय भारत के पास जो है खाने के सबसे पहले था, लोगों का पेट भरना एक भारत की प्रमुख समस्या थी। तो उस समय जो स्थिति पे स्थिति थी वही लक्ष्य लेके चला गया और भारत में जो है कृषि एवं सिंचाई पर ज़्यादा जोर दिया गया और विकास का लक्ष्य रखा गया 2.1। लेकिन उस समय भारत ने 3.6% जो है लक्ष्य को प्राप्त किया।
मतलब टारगेट से ज़्यादा प्राप्त किया और ये योजना सबसे प्रमुख जो है योजनाओं में से एक है जो कि काफ़ी सफल है। उस समय काम क्या हुआ, 3 जो है बांध बनाए गए, भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और हीराकुंड। ठीक है, ये तीनों जो है उस समय प्रमुख क्या बनाई गई, जल परियोजनाएं, जिसका उद्देश्य सिंचाई को भी बढ़ावा देना और जो है भारत में जो है विद्युत का भी विस्तार करना था। फिर 1952 में CDP सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया जो कि यूएसए के द्वारा था। 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु चेन्नई में खोली गई। ठीक, ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य। अब आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। वो 56 से कितना तक चला था, 51 से 56, ये 56 से कितना चलेगा, 61 तक चलेगा। मॉडल था महालनोबिस के महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इस समय क्या था, थोड़ा थोड़ा हम कृषि और सिंचाई में जो है मतलब जो है अच्छा काम कर चुके थे, तो उस समय उद्योग व खनिज पर ध्यान देना था। हाँ, इसी समय जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। इस समय लौह इस्पात जो है उद्योग खोले गए, कहाँ पे, एक भिलाई में, एक दुर्गापुर में, एक राउरकेला में। तो भिलाई वाला जो है रूस के जो है मॉडल पर आधारित था, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, जो कि यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, लंदन के द्वारा या इंग्लैंड के द्वारा ये जो है इसमें मदद की गई थी। राउरकेला जो है उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी के मदद के बाद इसको खोला गया था। और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, तो इसमें जो है 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया। इसमें सिंदरी उर्वरक कारखाना झारखंड में खोला गया, जो कि 2002 में बंद हो गया। चितरंजन लोकोमोटिव जो है वेस्ट बंगाल में खोला गया। एक चीज़ है नॉफेड बहुत पूछा जाता है, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कब खोला गया, 1998 में इसको खोला गया था। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ इसका हिंदी नाम है। तो ये सब चीज़ें जो है द्वितीय अर्थव्यवस्था में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखने वाली हैं। अब आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है एकदम असफल योजनाएं हैं, एकदम असफल योजना है ये। तो या तो काफ़ी सफल वाली पूछी जाती है, तो काफ़ी असफल वाली पूछी जाती है। तो इसका जब काल आएगा, समय क्या आ जाएगा, द्वितीय वाली 1961 तक चली थी, तो 61 से 66 तक ये चलेगा। मॉडल था सुखम चक्रवर्ती एवं जे सैंडी मॉडल पर आधारित था। इसमें क्या था, देखिए, पहले वाले में कृषि पर, दूसरे में उद्योग पर, तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों पर आधारित पंचवर्षीय योजना ये थी। लक्ष्य था 5.6% हम विकास करेंगे, बट उतना हो नहीं पाया, उसका आधा 2.8% जो है इसमें की विकास हो पाया। इसीलिए ये पंचवर्षीय योजना काफ़ी असफल मानी जाती है। इसमें भी कुछ काम है। 1964 में बोकारो लॉ स्टील प्लांट, जो कि झारखंड में खोला गया। 1 जुलाई 1964 में IDBI इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया खोला गया। 1965 में कृषि कीमत आयोग जो है ये खोला गया। ठीक है, 1985, जो कि क्या करता है, MSP तय करता है, जिसका जो है अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आते हैं जो है 14 जनवरी को FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बफर स्टॉक जो रखता है, इसका भी गठन किया गया था। ठीक है, अब आते हैं इस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी, तो उस समय हमारे देश में काफ़ी जो है संकटों का सामना करना पड़ा। इसीलिए ये लक्ष्य जो है, जो हम 5.6% लक्ष्य लेके चले थे, इसी कारण जो है 2.8% ही प्राप्त कर पाए। क्या हुआ, 1962 में चीन से हम युद्ध किए, 65 में हमने पाकिस्तान से युद्ध किया,
और 65-66 में हमारे भारत में सूखा पड़ा। तब जब युद्ध करेगा कोई देश और सूखा पड़ जाएगा तो वहाँ की क्या स्थिति हो सकती है, आप ये समझ सकते हैं। फिर क्या हुआ, इस पंचवर्षीय योजना को किसी न किसी प्रकार से पूरा किया गया, ऐसे तैसे करके, कैसे भी करके। इसके बाद क्या हुआ कि ये निर्णय लिया गया कि अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं इस समय लागू की जाएगी। अब हम लोग एक एक साल का वार्षिक प्लान तय करेंगे। तो 66 से लेके 69 तक जो है योजना अवकाश प्लान का हॉलीडे किया गया। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम योजना अवकाश कब किया गया, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद किया गया। एक प्रश्न और यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि अपने सिलेबस में भी है कि हरित क्रांति कब आया। अगर ऑप्शन में दिया है प्रथम योजना अवकाश के समय, तो सबसे पहले आप उसको सही करेंगे। अगर नहीं दिया तब आप जाके तृतीय पंचवर्षीय योजना लगाएंगे। अब आइए देखते हैं हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। देखिए, पहले 51 से 56 तक प्रथम चली, 56 से 61 तक दूसरी चली, 61 से 66 तक तीसरी चली, 66 से 69 तक गैप रखा गया। तीन जो है योजना अवकाश चलाया गया, जो कि एक एक साल का लाया गया। ठीक है, तब 69 में वो चीज़ें समाप्त हो जाती, फिर 69 से 74 तक जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चलेगी। मॉडल पे क्या था, डॉक्टर गॉडगिल के था स्थिरता के साथ विकास, मतलब स्थिरता भी रहेगी और विकास भी हम करेंगे। क्या था, 1969 में MRTP एक्ट आया। MRTP एक्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इसको भी बस ध्यान रख लीजिएगा। 1964 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1971 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ। 1969 में इसरो की स्थापना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसरो के बारे में। ठीक है, 1970 में श्वेत क्रांति आई थी। क्या आई थी, श्वेत क्रांति लाई गई। तो ये क्या, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब देखते हैं हम लोग पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब रहेगी, तो 69 से 74 तक जो है कौन सी चली, चौथी वाली। तो 74 से 79 तक ये चलेगी। किस पे आधारित है, DP धर्म मॉडल पर आधारित थी। 1974 से 78 4 वर्ष में ही मोरारजी देसाई जो है ये चलनी चाहिए थी 78 तक, लेकिन मोरारजी देसाई ने उस समय उनकी सरकार बन जाती है, तो ये जो है इसको 78 में ही समाप्त कर देते हैं। इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए गए थे। 2 अक्टूबर 1975 पे RRB रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसका नारा जो है दिया गया, एक गरीबी हटाओ का नारा। ये बहुत पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, तो इसको आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, कौन सी है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आपको की गई है। आपातकाल उस समय जो है ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि भारत में आपातकाल जो है उस समय लगा था और सबसे लंबा आपातकाल ये लगा हुआ है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगा था। PM उस समय पूछा जाता है इंदिरा गांधी थे, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, और उसी दौरान नसबंदी कार्यक्रम संजय गांधी द्वारा चलाया गया था। जब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, तो उन्होंने उसको 79 तक ना ले जाके 78 में ही समाप्त कर दिया और कहा कि अब रोलिंग प्लान लाएंगे हम। ठीक है, 78 से 80 के बीच में उनकी सरकार थी, उन्होंने रोलिंग प्लान लाया। मॉडल था गुन्नार मेडाल के जो है इनकी एक पुस्तक कौन सी है, एशियन ड्रामा, इसमें जो है उस सिद्धांत को दिया गया था, उसी को अपनाया गया। अगर लागू भारत में किसके द्वारा कराया गया, तो DT लकड़वाला के द्वारा। DT लकड़वाला इनका नाम ध्यान रखेंगे, इन्होंने और भी कार्य जो है किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। क्या होता है कि मोरारजी देसाई की सरकार जब गिरती है तो 1980 से फिर 85 के बीच में फिर वही पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती हैं, क्योंकि उस समय सरकार इसकी बन जाती है कांग्रेस की।
और कांग्रेस ने पंचवर्षीय योजनाओं को बाखूबी अच्छे से लगाया और काम किया। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास जो है इसका उद्देश्य था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 6 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किया गया और इसमें क्या किया गया? ट्राइसेम की स्थापना। ट्राइसेम किसके लिए है? ये पूछा जाता है ट्राइसेम किससे संबंधित है? महिलाओं से, युवा से, बच्चों से? तो आप बताएंगे युवा से। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये 6वीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख बातें हो गई। अब आती हैं 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चलेगी? 80 से 85 ये चला, तो 85 से 90 तक जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चलेगी। लक्ष्य था रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। नारा था इसमें रोजी रोटी उत्पादकता। ट्राइफेड, इसमें ट्राइफेड की स्थापना 1927 में की गई। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मेकिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो हमारे यहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके जो है सामानों को, उत्पादों को बेचना और लोगों तक उनके सामने ले आना उनके उत्पादों को, ये था इसका प्रमुख कार्य। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ इसका हिंदी मीनिंग होता है। अब इसी में बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी इस परियोजना में बनाई गई थी। इसमें क्या था? सबसे पहले जो है बहुत इम्पोर्टेंट है सेबी। 1982 से 1992 के बीच, ठीक है, इसका भारतीय प्रतिभूति एवं नियम बोर्ड है। ठीक है, सेबी 1988 में बना था। इसके लिए जो है कानून जो पारित किया 1992 में हुआ। फिर आता है 1985 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई। 1989 में जवाहर योजना और 1989 में ही नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत होती है। अब आता है योजना अवकाश। योजना अवकाश जो है 1990-91 हुई थी और इसी बीच नई आर्थिक नीति जो है अपनाई गई। आर्थिक नीति इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि इस समय भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी कि भारत के पास बहुत कम जो है पैसे जो है व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्राएं बची हुई थी। तो उस समय पीएम थे अपने नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को उन्होंने बुलाया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आप जो है इस सिचुएशन को अपने आधार पर देखिए। तो मनमोहन सिंह उस समय काफ़ी रिफॉर्म किए, जिसमें LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो हैं उन्होंने ले आया। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि लाइसेंस में छूट प्रदान करना। पहले क्या होता था, भारत में छोटे छोटे उद्योग खोलने पर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। अब जो है कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे अगर किसी विस्फोटक सामान, कोई बंदूक, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। निजीकरण, भारत पहले निजीकरण में बहुत कम विश्वास रखता था, वो मिश्रित में विश्वास करता था। तो इस समय वो जो है निजीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। वैश्वीकरण, ऐसा नीति बनाई गई कि हमारा जो है व्यापार विश्व के अन्य देशों से भी बढ़े। तो ये चीज़ इसमें किया गया। अब आता है 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं। 8वीं पंचवर्षीय योजना था विकास। उद्देश्य क्या था? मानव विकास का, मानव संसाधन का विकास। मॉडल था जॉन W मिलर। ठीक है, इसमें क्या किया गया? EMDM मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई और PM रोजगार योजना 1993 और 20 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में ये प्रमुख रूप से बातें रही। अब आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली थी। न्यायपूर्ण वितरण और समता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण का मतलब कि सभी लोगों में कोई भी चीज़, सरकारी योजनाएं तो समान रूप से वितरित हो। इसमें KCC का गठन किया। KCC की शुरुआत 1998 की गई। 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। 1 अप्रैल 1999 में राष्ट्रीय जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत होती है। और जो है एक कारगिल युद्ध हमने पाकिस्तान से फिर लड़ लिया।
26 जुलाई 1999 में। पाकिस्तान से देख रहे हैं 65, 71 और 99 में 3 युद्ध अभी तक लड़े जा चुके हैं। फिर भी ये पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है। भारत के खिलाफ जो है साजिशें कुछ ना कुछ बीच बीच में अपना जो है करता रहता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 कर लीजिएगा। हाँ, 2002 से जो है 2002 से है ये, ठीक है, 7 तक, ठीक। तो 2002 से 7 तक है ये पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था, सामाजिक न्याय एवं समानता के विकास सबसे सफल योजना ये मानी जाती है। 2005 में नरेगा और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नरेगा का नाम बदल के जो है मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। अब आती हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें कुछ खास काम नहीं हुआ, बस उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास और तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। धारणीय का मतलब होता है जो चीज़ प्रकृति ने हमको प्रदान की है उस चीज़ को हम अपने आने वाली पीढ़ी को उसी जिस स्थिति में आज है उसी रूप में उसको प्रदान कर सकें। जैसे पर्यावरण इस समय बहुत दूषित हो रहा है, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरण को बचाए रखें और जिस हिसाब से इसको शुद्ध कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। तो ये हो गई आपकी पंचवर्षीय योजनाएं, जिसमें जो प्रमुख बातें हैं आप उसको ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हमारा आता है, क्या आएगा, इसके बाद हमारा आएगा जो है, आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था ये हो चुका है इस समय। उसके बाद एक नया टॉपिक है आपका क्रांति से संबंधित। योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना हो गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र को हमने देख लिया। उसके बाद हम आता है क्रांतियाँ। क्रांतियों में आपका आएगा, सबसे पहले आएगा हरित क्रांति। क्या आएगा, हरित क्रांति। हरित क्रांति बहुत अपने सिलेबस में भी दे रखा है और इसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं 1900 इसके इतिहास। 1940 से 60 तक नॉर्मन बोरलॉग जो यूएसए के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मैक्सिको में एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, मैक्सिको में एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो अगर ये पूछे जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई तो मैक्सिको बताएंगे, ठीक है। किसने किया, नॉर्मन बोरलॉग ने किया। 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको इस काम के लिए दिया गया, नॉर्मन बोरलॉग को। अगर फिर ये पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, विलियम गॉड। दो चीज़ है, हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन शब्द विलियम गॉड ने दिया था। भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं MS स्वामीनाथन को माने जाते हैं। शुरुआत पंजाब में हुई थी। ऑफिशियल जो है शुरुआत इसकी 1966-67 में मानी जाती है। प्लान हॉलीडे पहली फर्स्ट प्लान हॉलीडे या जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो भी पहले मिले प्लान वाला फर्स्ट प्रियोरिटी में रहेगी, सेकंड प्रियोरिटी में रहेगी, थर्ड पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। फ़ायदा गेहूं तथा चावल को हुआ, नुकसान दालों को हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान, क्योंकि गेहूं और चावल का जो है लोग ज़्यादा बैठाने लगे अपने खेतों में। दालों का जो है उस समय बहुत कम ध्यान दिया गया, इसलिए नुकसान हुआ। राज्य जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। खाद्यान्न में निर्भरता इससे आई थी, ठीक है। हरित क्रांति में, हरित क्रांति किससे संबंधित है तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका जो है इसके जनक कौन है, डॉक्टर वर्जिज कुरियन दे, ठीक है। और 26 नवंबर को इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। फिर आता है डॉक्टर कुरियन और कृषि भाई पटेल जो है 1946 में अमूल की स्थापना इन्होंने किया था। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। कहाँ पे, गुजरात के आंगद में हुई है। प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी समय हमारे प्रधानमंत्री थे। तो श्वेत क्रांति हो गया और जो है हरित क्रांति हो गई। अब एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग। हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे, RBI देखेंगे, GST देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बैंकिंग का मतलब क्या होता है, बैंकिंग का मतलब होता है बैंक से लेन देन हमारा जो होता है उसको ही बैंकिंग बोलते हैं। बैंकिंग का क्या काम है, बैंक या तो हमारे पैसे को जमा करता है या हमको ऋण प्रदान करता है। दो ही चीज़ तो करता है बैंक ना, यही तो करता है। अब देखते हैं बैंकिंग की शुरुआत। भारत में बैंकिंग की शुरुआत जो है इटली से हुई थी।
आधुनिक जो है बैंकिंग शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई थी। भारत में अगर इतिहास देखें तो फर्स्ट बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से खोला गया था 1970 में। कहाँ पे? कोलकाता में खोला गया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। 1931-32 में ये जो है पूर्ण रूप से बंद हो गया। अब आते हैं भारत में, जब उस समय अंग्रेजों का शासन था तो उस समय 3 बैंक उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी में खोला था। कहाँ कहाँ? उनका 3 जगह प्रेसिडेंसी था मुख्य रूप से, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। उनका बंगाल में था, मद्रास में था और जो है बॉम्बे में था। तो बंगाल में 1906 में, बॉम्बे में 1940 में, मद्रास में 43 में उन्होंने बैंकों को खोला। फिर 1921 को फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। 1901 वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय जब 1914 से 18 तक वर्ल्ड वार चला तो ये बैंकों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। लोग इसमें पैसा ही नहीं डाल रहे थे और जो है सरकार के पास भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। तब क्या किया? इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया, मिक्स करके एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया, जो कि आगे चलकर SBI के नाम पे जाना गया। SBI का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ गया। इस समय अगर SBI का हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई में है। अध्यक्ष हैं उसके दिनेश खारा और सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? SBI है। और आगे चलें तो 1981 में अवध कमर्शियल बैंक जो है अंग्रेजों द्वारा खोला गया। ई फॉर इंग्लिश मतलब अंग्रेजों के द्वारा खोला गया। यह पहला बैंक था जिसका भारतीयों द्वारा प्रबंधन किया गया, मतलब खोला गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इसमें काम करने वाले लोग कौन थे? भारतीय थे। सॉरी। फिर 1994 में आता पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। लाला लाजपत राय दयाल सिंह ने। पैसा जो है अंग्रेजों का था और खोला जो है किसने ने? भारतीयों ने देखा। हेडक्वार्टर पहले था लाहौर में, अब कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है। 1911 में आते हैं CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खोला गया। स्वदेशी बैंक है। प्रबंधन, पैसा और जो है सब कुछ ये भारतीयों द्वारा किया गया। अगर ये पूछे इसको देश का स्वदेशी बैंक माना जाता है इसलिए क्योंकि इसमें सारा कुछ जो है भारतीयों का था। जैसे अवध कमर्शियल अंग्रेजों द्वारा खोला गया, प्रबंधन भारतीयों द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय द्वारा तो खोला गया, मतलब भारतीयों द्वारा इसमें खोला गया पंजाब को, लेकिन पैसा अंग्रेजों का था। लेकिन सेंट्रल बैंक में सब कुछ जो है भारत का था। अब देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये हमारा टॉपिक भी है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस आएंगे। देखते हैं राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है। अगर कोई निजी क्षेत्र है उसमें गवर्नमेंट ने 50% से ज़्यादा शेयर अपना लगा दिया तो वो सार्वजनिक क्षेत्र बन जाता है, उसे ही बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। ठीक है। जैसे हमने कोई बिजनेस खोला और फिर वो बिज़नेस हमारा बड़ा हो गया, फिर भारत ने कहा कि 50% हम उसमें लगा देंगे, 50% ज़्यादा, तो फिर हमारा वो नहीं होकर राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। चलिए इसके कितनी बार हमारे यहाँ जो है राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का? तो अभी तक 2 बार हुआ है, पहला चरण और द्वितीय चरण में हुआ है। पहले चरण में 14 बैंकों का जिनके पास 50 करोड़ पूंजी थी उनको किया गया। 19 जुलाई 1969 को किया गया। PM इंदिरा गांधी थी। RBI गवर्नर के चाहते वित्त मंत्री भी उस समय इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है। क्योंकि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे थे तो उस समय जो वित्त मंत्री थे उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय अपने अंदर में ले लिया था। फिर आते हैं द्वितीय चरण में 6 बैंकों का किया गया। उस समय जिसके पास 200 करोड़ पूंजी थी उनका किया गया। 15 अप्रैल 1980 की किया गया। PM फिर भी इंदिरा गांधी थी, उस समय गवर्नर IG पटेल थे, वित्त मंत्री वेंकट रमन थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। वर्तमान में देख लेते हैं बैंकों की क्या स्थिति है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक जो है 12 है। सार्वजनिक बैंकों का विलय किस प्रकार से हुआ है अभी जल्द में उसको देख लेते हैं। अप्रैल 2017 में क्या हुआ कि SBI के 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का जो है विलय किस में कर दिया गया? विलय आपका कर दिया गया SBI में। ठीक है। और किसका किसका विलय किया गया? आप देखेंगे कि विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। कब किया गया? 14 अप्रैल 2019 में। फिर आता है 10 बड़े बैंकों का जो है विलय 2020 में किया गया। ये जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड
बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मिला दिया गया, सिंडिकेट को केनरा में मिला दिया गया, जिस तरफ की तीर लगी है उसको उसमें मिलाया गया, ओबीसी को और यूबीआई को पंजाब में मिला दिया गया। किसमें मिला दिया गया? पंजाब में। सिंडिकेट को केनरा में। फिर आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में मिला दिया गया, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला दिया गया। ठीक है, तो अब इलाहाबाद बैंक नहीं है। अब आप देख लेते हैं, ठीक है, आरबीआई। ठीक है, एक मिनट, हम लोग सबसे पहले आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं, फिर आरबीआई से बैंकों का हमने देख लिया। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आरबीआई, फिर आएंगे आरबीआई के कार्य। एमएनपी, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग जो है अगर बैंकों की चर्चा कर रहे हैं तो बैंकों के बैंक आरबीआई को कैसे हम लोग भूल सकते हैं। तो आरबीआई एक्ट जो है कब आया? आरबीआई एक्ट जो है आपका आता है 1934 में। आरबीआई के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, हिल्टन यंग कमेटी 1921 में बना था, रिपोर्ट 1934 में थी, और आरबीआई के लिए एक्ट 1934 में आया। और आरबीआई का गठन अगर हुआ तो 1935, 1 अप्रैल 1935 में, और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक है, 5 लाख शेयर। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। उस समय आरबीआई का जो है 5 करोड़ की पूंजी केवल थी। आरबीआई के पास 5 करोड़ की पूंजी केवल थी, जिसमें 5 लाख शेयर लगे हुए थे और एक शेयर की कीमत 100 रुपये थी। आरबीआई के बारे में देख लेते हैं, इसके प्राचीन के बारे में। 1935 से 37 में जो है कोलकाता था इसका। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया, जिसमें आरबीआई को शक्तियाँ प्रदान की गई कि वह जो है बैंकों पर कैसे जो है अपना जो है प्रभुत्व रखेगा या कैसे उनको जो है चीज़ें उनके लिए बनाएगा। आरबीआई का नियंत्रण, आरबीआई कैसे बैंकों पर नियंत्रण करता है, इसको आप लोग देख लीजिए। आरबीआई में एक निदेशक मंडल होता है जिसमें 21 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और 4 उसके जो है सदस्य मुख्य रूप से होते हैं। इस समय कौन कौन हैं? टी रवि कुमार, महेश कुमार जैन, डॉक्टर एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव। इस समय अगर अध्यक्ष की बात करें तो शक्तिकांत दास इसके इस समय अध्यक्ष हैं। आरबीआई का लेखा वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ये मई नहीं होगा, इसको 31 मार्च कर लीजिएगा, आप गलत लिख दिया है। पहले क्या होता था? 1 जुलाई से 30 जून तक होता था। हाँ, लोगो पूछा गया है, बाघ है, बाघ और ताड़ का पेड़। बाघ मतलब जो एक पशु नहीं होता है, राष्ट्रीय पशु भी हमारा है बाघ, और ताड़ का पेड़। ठीक है, आरबीआई गवर्नर के बारे में देख लीजिए, पूछा जा सकता है। आरबीआई के पहले गवर्नर, द्वितीय, तृतीय और वर्तमान, ये इतना तो ध्यान ही रखना चाहिए। आरबीआई के ओसबान स्मिथ जो है पहले अंग्रेज थे, दूसरे थे जेम्स टेलर, ये भी अंग्रेज थे। तीसरे जो है सीडी देशमुख 1943 से 49 तक थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर या पहले भारतीय गवर्नर भी आरबीआई के रहे हैं। 25वें थे शक्तिकांत दास और 24वें थे उर्जित पटेल। शक्तिकांत दास के पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे। अब देख लेते हैं आरबीआई के कार्य क्या हैं। आरबीआई के कार्य, आरबीआई हमारा करता क्या है? आरबीआई के कार्य है नोटों का निर्गमन करना। नोट ज़्यादा नहीं छाप सकते, कितना नोट छापना है, क्या करना है, ये आरबीआई तय करता है। 1 रुपये का नोट व सिक्के जो हैं आरबीआई नहीं छापता है। ठीक है, 1 रुपये के नोट और जितने सारे सिक्के छपते हैं उनको छोड़ के सारा काम आरबीआई का है। तो भाई 1 रुपये और नोट का काम, 1 रुपये का नोट और सिक्कों का काम कौन देखता है? वित्त मंत्रालय देखता है। 1 रुपये पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, इसमें कौन है? टीबी सोमनाथ। 1 रुपये से ऊपर अगर जो है नोट बनेगा तो आरबीआई गवर्नर का साइन रहेगा। अब देख लेते हैं इसका कुछ जो है प्रमुख रूप से है वो क्या है। इसके प्रमुख कार्य है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, 200 करोड़ रुपए ये अपने पास रखता है। 115 करोड़ का गोल्ड और 85 जो है करोड़ का विदेशी मुद्रा ये अपने पास जरूर रखता है। किस लिए? कोई भी आपात से निपटने के लिए, अगर देश को पैसे की ज़रूरत पड़ती है जो है। इसका और क्या काम है? ये भारत सरकार का बैंक होता है, सरकार को अगर लेना है तो इसी के पास जाएगा कर्जा।
बैंकों का बैंक कहते हैं, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, साख का नियंत्रण और मौद्रिक नीति, ये सारी चीज़ें जो है यही करता है। मुद्रास्फीति, मुद्रा आपूर्ति, देश का विकास कैसे हो, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। तो ये हो गया आरबीआई। तो अब देख लेते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मौद्रिक नीति क्या है? ठीक है, जो कि आरबीआई बनाता है मौद्रिक नीति, किस लिए बनाता है? जिससे देश का विकास हो सके। ठीक है, क्या क्या है? बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, या SLR OMO। इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। बैंक रेट के बारे में आते हैं। बैंक रेट देखिए, आप इस पे ध्यान रखिएगा, इस वाले सिंबल पे। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे रेपो रेट, बैंक रेट कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो है इसमें दीर्घकालीन के लिए जो है क्या है, ऋण प्रदान किया जाता है। बैंक दर, अगर बैंक दर बढ़ा दिया जाएगा, महंगाई क्या होगी? महंगाई कम हो जाएगी। अगर बैंक दर घटेगा, बैंक दर अगर घटा देगा तो पैसे को बढ़ाने के लिए इसमें बैंक दर जो है कम किया जाता है। बैंक दर अगर हम कम कर देंगे तो बैंक ज़्यादा पैसा उठाएंगे और जो है फिर जनता के पास भी पैसा आएगा और उसमें ऋण कम हो जाएगा, तो पैसा जाहिर सी बात है लोग उठाने लगेंगे। अभी कहीं पे अगर मान लीजिए ये हो जाए कि आपको पैसा रेट, इंटरेस्ट रेट जो है, जो हम लोग लोन लेते हैं, लोन पे अगर दर कम हो जाए, मान लीजिए 1% कर दिया, तो ज़्यादा लोग पैसा निकालेंगे। तो यही होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई ही पैसे देती है बैंक को, लेकिन 15 दिन के लिए देती है। तो रेपो रेट में और बैंक रेट में यही अंतर है। बैंक रेट ज़्यादा समय के लिए, रेपो रेट कम समय के लिए। अब होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, जो ये बैंक होते हैं, बैंक, वाणिज्य बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा रखते हैं, बैंक जो है आरबीआई में पैसा रखते हैं, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो देश में पैसा कंट्रोल करने के लिए इसको किया जाता है। बैंक जिस दर पर आरबीआई में पैसा जमा करे उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, यही हमने बताया भी आपको। अब आता है CRR। जो है नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, क्या बोलते हैं इसको? कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? बैंक का एक हिस्सा जिसे उसे कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं आपका जो है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। SLR को बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ऐसा पैसा जिसे बैंक अपने पास रिजर्व रूप में रखता है, कितना रखना पड़ेगा उसको? तो समय 18% है कि आपको 18% SLR अपने पास तो कम से कम रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कभी ऐसे कंडीशन आती है कि आप पूरा पैसा बांट देते हैं उसमें क्या नाम है, लोन में, और फिर जो पैसा आदमी जमा किया वो लेने आ गया, तब क्या करेंगे बैंक वाले? तो इसीलिए इसको रखना पड़ता है। अब आता OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार क्रिया। प्रतिभूतियों को बेचना और खरीदने को बोलते हैं क्या? OMO। अब आते हैं कुछ स्पेशल बैंक हमारे यहाँ बनाए गए हैं। उसमें आता सबसे पहले नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी के द्वारा। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। रामल्लू जो है चिंटाला इसके वो हैं अध्यक्ष हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पैसा देना नाबार्ड का काम है। कृषि व ग्रामीण विकास का नियंत्रण इसका काम है। अब आता है कुछ दूसरे में आता है, दूसरे बैंक है एक भूमि विकास बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ये क्या करते हैं? ये जो है किसानों को दीर्घकालीन जो है ऋण देते हैं, जिससे अब लोग अपने जो है भूमि का विकास कर सकें। ये जो है 1920 में खोला गया जंग जिले में, जो कि असफल रहा, और पहला सफल बैंक 1929 में मद्रास में खोला गया है। RRB, रीजनल बैंक, रूरल बैंक। ठीक है, 2 अक्टूबर 1985 में कानून इसके लिए 76 में आया था, 75 में बना, 76 में आया कानून। समिति जो है नरसिम्हम समिति है। 43 बैंक जो है इस समय खोले गए हैं।
पहला बैंक जो है, प्रथमा बैंक जो है मुरादाबाद यूपी में आरआरबी का खोला गया। आरआरबी का क्या है काम? नाबार्ड कंट्रोल इसको करता है, सीजी इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एसबी प्रयोजक बैंक जो है इतने हिस्सेदारी लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट 50, स्टेट गवर्नमेंट 15 और जो बैंक अगर इसको आरआरबी खोलेगा तो 35% लगाएगा। सिक्किम और गोवा में आरआरबी नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। सेबी देख लेते हैं, सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी शेयर बाजार का नियंत्रण करता है। 12 अप्रैल 1988 को गठन हुआ है। एक्ट 1992 में अध्यक्ष इसमें माधवीपुरी बुच्च हैं। ठीक है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम आप लोगों ने सुना होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में सबसे पुराना है। इसको जो है इंडेक्स को सेंसेक्स भी बोलते हैं। अगर उठता है सेंसेक्स बढ़ रहा तो उसे बुल और घट रहा है तो बियर बोलते हैं। 30 कंपनियां इस समय हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1982 में फेरवानी समिति के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है। इसमें भी बुल और बियर नाम का जो है वर्ड का उपयोग किया जाता है। इरडा इंश्योरेंस, जब भी आप इंश्योरेंस लेते होंगे तो उस समय आता होगा इरडा का नाम, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण 1999 में इसका गठन हुआ है। हेडक्वार्टर हैदराबाद है। एलआईसी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि बीमा में सबसे इम्पोर्टेंट है एलआईसी। भारतीय जीवन बीमा बैंक 1 सितंबर 1956। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? मुंबई में है। अब देखिए, जो विशेष रूप से बैंक थे उसको हमने देख लिया। अब देखते हैं कर, जो है कर। इस समय कर हमारे यहाँ जीएसटी के रूप में लिया जा रहा है, तो उसको हम लोग देख देते हैं। सरकार द्वारा लगाया गया अनिवार्य शुल्क को कर बोलते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल, तो ध्यान रखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले प्रत्यक्ष में आते हैं। आयकर, निगम कर, उपहार कर, धन कर और संपत्ति कर। कहेंगे उपहार कर? जी हाँ, अगर आपका कोई मित्र आपको उपहार दे रहा है, ठीक है, तो अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो उस पर भी कर लगता है। अगर घर के आदमी देते हैं तो उस पर कर नहीं लगता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अप्रत्यक्ष कर में उत्पाद कर या जीएसटी, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क, वैट। ठीक है। वैट अब ख़त्म कर दिया गया, जो कि वैट अब कुछ ही जगहों पे लगता है, जैसे वैट आपका भी पेट्रोल पे लग रहा है। इन सब में सेवा कर आपका जीएसटी हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखते हैं जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ड्राफ्ट तैयार किया है इसके लिए किसने? असीम दास गुप्ता ने। सिफारिश इसकी किया है विजय केलकर ने। 1954 में ये फ्रांस में सर्वप्रथम लाया गया मॉडल। अगर अब इंडिया वाले ने कहाँ से अपनाया? तो कनाडा से अपनाया हुआ है। 17 कर और 23 अधिभार को समाप्त करके अब एकमात्र जीएसटी लगाई जाती है। ठीक है। पहला अगर इसका जो राज्य देखें तो पहला राज्य जो है असम ने इसको लगाया था। कब? 12 अगस्त 2016 को। सेकंड राज्य जो है बिहार ने लगाया था। लास्ट जम्मू कश्मीर में लगा। जीएसटी बिल 122वां था। संशोधन 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई परीक्षाओं में। जीएसटी अंक जो है 15 अंक का होता है। कितने प्रकार की जीएसटी होती है? तो 5। 0%, 5, 12, 18 और 28 पूछा गया है। जीएसटी 3 प्रकार की होती है। जीएसटी दर 5 और जीएसटी 3, स्टेट, सेंट्रल। ठीक है। ये है कौन कौन? स्टेट जीएसटी, सेंट्रल या यूटी जीएसटी और आई जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। 3 प्रकार की होती है। अगर आप इसको जीएसटी देने में का उल्लंघन करेंगे या नहीं देते हैं तो आपको 20 लाख और 5 साल की जेल भी हो सकती है। जीएसटी परिषद के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी परिषद एक्ट 279A है। वित्त मंत्रालय, अध्यक्ष सीतारमण। ठीक है। 33 सदस्य हैं। राज्य प्लस केंद्र है, इसमें सबका रहता है। 2/3 राज्य का, 1/3 जो है केंद्र का वोट रहता है। जीएसटी व्यवस्था जो है कि कौन कौन से हैं? 269A, 246A व्यवस्था से हैं। जीएसटी से फ्री कौन कौन है? पेट्रोलियम है, शराब है और विद्युत है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन कौन है।
अब देख लेते हैं मुद्रास्फीति क्या होती है। इन्फ्लेशन महंगाई। मुद्रास्फीति क्या होती है? सेवा वस्तु और कीमत में वृद्धि को ही मुद्रास्फीति या महंगाई बोलते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। महंगाई में तो होता है कि जो चीज़ें आपको 100 रुपये में अगर मिल रही तो 200 में मिलेगी, तो मुद्रा की कीमत कहीं ना कहीं घट जाती है। अब महंगाई देख लेते हैं कौन कौन है। महंगाई भी प्रकार कौन कौन है। तो महंगाई में आप आएंगे देखेंगे डिमांड एंड पुल। ठीक है, डिमांड एंड पुल का मतलब होता है कि इस समय कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है। ठीक है, जैसे वो एक्चुअली में महंगा नहीं है, लेकिन इस समय जैसे उस समय बढ़ गई है, उसको बोलते हैं डिमांड एंड पुल। एक मिनट, डिमांड एंड पुल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उस समय पैसे जो है उसका रेट तो जाहिर ही बढ़ जाएगा। जैसे अभी था उसमें क्या नाम है, अभी जब कभी कभी हम देखते हैं तो प्याज का मांग ज़्यादा हो जाता है और आपूर्ति कम रहती है तो बढ़ जाता है। दूसरा होता है कास्ट पुल, कि भाई सामान ही महंगा होगा। जैसे बिस्किट बनता है, गेहूँ बढ़ जाएगा तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। लागत मूल्य बढ़ने से जो महंगाई होती है उसको बोलते हैं कास्ट पुल। इसका मापन कैसे किया जाता है? मापन तो 2 प्रकार से मापन किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। RBI 2014। महंगाई का मापन भारत में किससे किया जाता है? तो WPI से किया जाता है, लेकिन RBI कहता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से करता है। दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब आता है आओ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मंदी आ गई, मंदी। ठीक है, तो वस्तु व सेवा की कीमतों में जो है गिरावट आ जाती है, चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं। इसका एग्जांपल बताएं आपको। अभी क्या हुआ था, जब हमारे यहाँ जो है लॉकडाउन लगा हुआ था तो सब्जी इतनी सस्ती हो गई थी कि क्या ही बताएं। सब्जी को लोग जो है 1 रुपये केजी भी बेच रहे थे, तो उस समय पैसे की कीमत बढ़ गई थी, सामान का कीमत घट गया था। तो इसको आप समझ सकते हैं। मुद्रा जनित मंदी क्या होती है? बेरोजगारी और महंगाई जो दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उसको मुद्रा जनित बोलते हैं। महंगाई, महंगाई में भाई क्या होता है, इस चीज़ को भी जानना जरूरी होता है। महंगाई में किसका किसका फ़ायदा होता है? किसान का फ़ायदा होता है, व्यापारी का, उत्पादक का और ऋणी का फ़ायदा होता है। घाटा किसका होता है? ऋणदाता का, उपभोक्ता का, बचत करने का और निश्चित आय वर्ग का घाटा होता है इसमें। महंगाई में टैक्स सरकार क्या कहती है? टैक्स, महंगाई में टैक्स जो है सरकार बढ़ा देती है। क्या करती है? बढ़ा देती है। अब देखते हैं गरीबी। गरीबी जानते हैं ना आप लोग, क्या होती है गरीबी? इसको किस आधार पर परिभाषित किया गया? कुछ चीज़ें हैं। वह स्थिति जिसमें हम मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान भी ना मिल पाए उसको पहले गरीबी बोला गया था। अब देखते हैं निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी क्या होती है। निरपेक्ष गरीबी होते हैं जिसमें हम अपना रोटी कपड़ा मकान भी पूरा ना कर पाए, वो निरपेक्ष होता है। और सापेक्ष मतलब जब 2 लोगों में तुलना की जाती है तो उसमें सापेक्ष बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी का कंपेयर करना कि हम उनसे गरीब हैं अमीर है, ये होता है। इसमें 2 जो है वक्र बहुत इंपॉर्टेंट, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, किससे संबंधित है ये पूछा जाता है? सापेक्ष से, और आय असमानता को मापते हैं ये। फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र भी जो है निरपेक्ष जो है इससे संबंधित है। ठीक है, सॉरी। गरीबी का मापन, गरीबी का मापन कैसे कब हुआ, कौन किसने किया, ये चीज़ जानना जरूरी है। गरीबी का मापन नीति आयोग से पहले योजना आयोग करता था, अब लेकिन कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। आंकड़े NSO 2019 से NSO हो गया है, इसके द्वारा किया जाता है। वाई के अलग 1979 में कैलोरी के आधार पर इन्होंने गरीबी बताया कि ग्रामीण में 2400 और शहर में 2100 कैलोरी से कम पाने वाले गरीब हैं। DT लकड़वाला ने इसको उपभोक्ता सूचकांक के द्वारा जो है मापा था। 1989-93 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में रिपोर्ट 9 में न्यूनतम उपभोग व्यय किया। अगर महीने में बताया तो 816 या 27 रुपये पर डे से कम करते हैं तो गरीब हैं। और शहर के लिए उन्होंने बताया कि 1000 रुपये पर मंथ या 33 रुपये पर डे से अगर कम है तो गरीब हैं। उस समय इन्होंने बताया कि 21.9% लोग भारत में गरीब हैं। अब आते हैं सी रंगराजन समिति, इन्होंने बताया, इन्होंने भी न्यूनतम उपभोग व्यय लिया 2012 में, 14 में रिपोर्ट दी। ग्रामीण में
₹32 प्रति महीना या ₹33 पर डे। शहर के लिए इन्होंने बताया ₹1407 पर महीना या जो ₹77 पर डे। अब देख लेते हैं बेरोजगारी। महंगाई तो हमने देख ली किस आधार पे मापते हैं, अरे गरीबी देख लिया। अब हम देख लें गरीबी महंगाई दोनों हो गई, अब बेरोजगारी देख लेते हैं। बेरोजगारी क्या है भाई? अगर काम ना मिले तो वही बेरोजगारी है। जब व्यक्ति को चाहने पर भी काम नहीं होगा बेरोजगारी है। आंकड़े एनएसओ देता है इसका। क्या क्या है गरीबी के प्रकार देख लीजिए। ऐच्छिक बेरोजगारी, जैसे आप काम ही नहीं करना चाहें तो ऐच्छिक। अनैच्छिक व्यापारिक, काम ना मिले, जैसे हम काम करना चाहें और ना मिले। प्रच्छन्न बेरोजगारी अदृश्य कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। जब आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे हों तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। मौसमी बेरोजगारी मतलब जब मौसम रहेगा तो हमको काम मिलेगा, जैसे जब कृषि में काम रहता तो वहाँ के गांव के आसपास लोगों को काम मिल जाता, नहीं तो खाली बैठे रहते हैं, तो वो मौसमी बेरोजगारी है। शिक्षित बेरोजगारी, पढ़ने पर भी काम ना मिलना, ठीक है, ये होती है शिक्षित बेरोजगारी। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय आय क्या है भाई। नेशनल इनकम जो होता है राष्ट्रीय आय, इसको देखना जरूरी है। राष्ट्रीय आय, देश के नागरिकों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। 2 मई 1951 को मापन CSO द्वारा किया गया, ठीक है, इसका गठन किया गया और इसका मापन किया जाता है। अब एनएसओ करता है क्योंकि CSO अब एनएसओ बन गया। फर्स्ट राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? दादाभाई नौरोजी ने ₹20 बताया 67-68 में की थी। पुस्तक उनकी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक विधि द्वारा अगर किसी ने किया तो देख लीजिए, पहला जो है 1931-32 में VK और RV राव ने बताया, उसमें ₹62 बताया था। विधियाँ कौन कौन सी हैं? आय विधि, भाई किस आधार पे हम लोग कर सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना? आय के आधार पे, व्यय के आधार पे और उत्पादन विधि के आधार पे, ठीक है। तो उत्पादन विधि के आधार पर आप लोग देख लीजिए क्या क्या है। GDP, NDP, GNP, NPP, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए GDP को हम देख लेते हैं। एक वर्ष में भारत में बनी वस्तुओं की कीमत, देश की क्षमता, इस समय अगर देखा जाए GDP के आधार पर भारत 5वीं है। एक वर्ष में भारत में बनी वस्तुओं की कीमत को GDP बोलते हैं, चाहे वो विदेशी कंपनियों ने बनाया हो चाहे जिसने बनाया हो। NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। कौन कौन है? GDP में से अगर मूल्यह्रास हम कर दे तो NDP आएगा। मूल्यह्रास का मतलब होता है कि जो है जो भी वस्तुओं की कीमत में गिरावट आता है, जैसे मोबाइल आपने लिया तो उसमें कमी आएगी ना। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP में अगर हम जो है X माइनस X मतलब जो है ये X जो है अपने भारतीयों के द्वारा कमाया गया धन है, M मतलब जो है जो विदेशी यहाँ से कमा ले जाते हैं उसको घटा दें तो जो है GDP आ जाएगा आपका। NPP क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। GDP में ये भी जो विदेश से आ रहा है और विदेश में जो जा रहा है उसको घटा के और मूल्यह्रास को भी घटा दे तो NPP निकल आता है आपका। NPP की गणना देख लीजिए। NPP की गणना, NPP जो है मूल्य बाजार पे होता है और जो है साधन लागत या राष्ट्रीय आय से निकाला जाता है। NPPFC साधन मूल्य क्या होता है? NPP जो है NPP माइनस इंडेक्स टैक्स ये आपका होता है। अब आते हैं प्रति व्यक्ति आय। भाई अगर हम प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करेंगे? नेशनल आय हमारी जो पूरे इंडिया की है और जितने लोग हमारे यहाँ हैं पूरे इंडिया में, वही होता है प्रति व्यक्ति आय। अगर प्रति व्यक्ति आय कहीं की ज़्यादा है तो वह देश ज़्यादा जो है अमीर होगा। अब देख लेते हैं बजट। बजट क्या होता है? बजट का मतलब जो है अगर हम आने वाले वर्षों में कितना खर्च करेंगे, कितना पैसा हमारे पास आएगा, इन चीज़ों का गणना बजट होता है। बजट जो है फ्रेंच शब्द के बुगेट से बना, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारत में 1960 में जेम्स विल्सन ने सबसे पहले बजट पेश किया था। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आय व्यय की गणना नेक्स्ट ईयर के लिए करना बजटिंग कहलाता है। वार्षिक विवरण का जो है उल्लेख जो है अनुच्छेद 112 में किया गया है। 1 फरवरी को जो है ये जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। स्वतंत्र भारत में पहला बजट जो है RK शरण चट्टी ने प्रस्तुत किया था। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई ने
सर्वाधिक बजट जो है मोरारजी देसाई, पहली महिला जिसने बजट प्रस्तुत किया इंदिरा गांधी, और पूर्णकालिक महिला जिसने बजट प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमण ने किया। अब देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। ठीक है, तैयार किया जाता है NEDEA के द्वारा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स अफेयर के द्वारा। पेश जो है वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में, बजट के एक दिन पहले होता है। और वित्त सचिव जो है वर्तमान में कौन है, इसको आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फिशल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। सरकार होता है इसमें मुद्रास्फीति विकास का होता है। उपकरण इसमें करारोपण होगा। सार्वजनिक खर्च, सरकारी ऋण, निवेश और विनिवेश इसमें राजकीय कोष में आते हैं। ठीक है, बजट घाटा, भाई बजट घाटा भी एक वर्ड आता। क्या होता है बजट घाटा? भाई हमारा व्यय माइनस आय, अगर जो होगा व्यय ज़्यादा होगा, आय कम होगा तो बजट घाटा होगा। अब देख लेते हैं एकदम लास्ट टॉपिक, जो चीज़ें दी हुई हैं हमारे जो है आर्थिक सुधार 2014 के बाद क्या क्या हुआ। आप जानते हैं LPG हुआ था 1991 में। ठीक है, किसने किया था? मनमोहन सिंह के द्वारा किया था। लाइसेंस जो है 5 चीज़ों को छोड़ के बाकी लोगों के लिए जो है ख़त्म कर दिया गया था। क्या क्या था? मादक पदार्थ, रक्षा उपकरण, खतरनाक रसायन, विस्फोटक दवाएं। ठीक है, 2 उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र में, रेलवे और परमाणु, ये सब रहेंगे। बाकी और कोई जो है सारे में प्राइवेट में, आप प्राइवेट लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें नहीं है अभी। औद्योगिक नीति में पहला जो है 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सेकंड 1956 में। और जो है उस समय 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक केंद्र सरकार 17, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर 12, और दोनों से अलग जो हैं इस समय हैं सी वाले में। ठीक है, नई औद्योगिक नीति आप जानते हैं 1991 में रिफॉर्म किया गया और उस समय आई थी। अब देखते हैं अवमूल्यन क्या होता है। ठीक है, डिवैल्यूएशन मतलब सरकार द्वारा मुद्रा की कीमत को घटाना। निर्यात उस समय बढ़ जाता है। 3 बार किया गया, 1949, 66, 91, 1 जुलाई, 3 जुलाई। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है? इसको नोटबंदी भी कह सकते हैं। ठीक है, नोटबंदी करना, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को कम करने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है। काला धन वापस लाना भी इसमें रहता है। 1946 में किया गया, 48 में किया गया, और 9 नवंबर 2016 को मोदी जी द्वारा स्वतंत्र भारत में 2 बार अभी तक हो चुका है, एक 78 में, एक 2016 में, ध्यान रखेंगे। अब कुछ जो है टर्म हैं जो पूछे जाते हैं। फेमा पिछली बार पूछा गया था। MRTP, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। फेरा 1973 में आया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्या फुल फॉर्म। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आया था 1999 में, पिछली बार इसी का पूछा गया था। MRTP, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम। मोनोपोरस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रोडक्ट प्रैक्टिस एक्ट, MRTP लाया गया। अब देख लेते हैं कंपटीशन एक्ट। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 क्या है? योजना। ठीक है, ये जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम एक्ट जो है कब लाया गया? 2002 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं कुछ इस समय 2014 में कुछ योजनाएं लाई गई। ठीक है, देख लीजिए। पहला योजना है विकास के लिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन योजना, वित्तीय सेवा देना, बैंकिंग सेवा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मतलब बैंक में पैसा नहीं है फिर भी आप इसमें 10,000 रुपये तक निकाल सकते थे, ये हुआ था। PM मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लाया गया। उद्देश्य लघु उद्योग को ऋण प्रदान करना बिना गारंटी के। इसमें 3 प्रकार के था, एक शिशु, किशोर और करुण। शिशु में 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, 5 लाख से ऊपर से 5 से 10 लाख तक तरुण में दिया जाता था। आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना, ठीक है, रांची में शुरू किया गया। 23 सितंबर 2018 को 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा इसमें दी जाती थी। मेक इन इंडिया 15 सितंबर 2014 को लोगो शेर था। 25 क्षेत्र हैं जिनका निर्माण भारत में ही भारतीयों द्वारा जॉब मिले, इसका उद्देश्य था। आइए अब देखते हैं कृषि सुधार। कृषि सुधार जो है
कौन कौन से चकबंदी लाया गया? पंजाब से शुरू हुआ। जमादारी प्रथा का उन्मूलन 1950 में किया गया। लैंड सेलिंग एक्ट 1961 में 16 एकड़ से ज़मीन अधिक ना हो किसी के पास, इसमें ध्यान रखा गया, अगर है तो उसको दे दिया गया। काश्तकारी प्रथा का उन्मूलन हुआ है कृषि सुधार में। ऑपरेशन ग्रीन देख लीजिए, ऑपरेशन ग्रीन 2018 में। ऑपरेशन फ्लड के आधार पर ये थी। एक टॉप चला गया, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, और 22 और जोड़ा गया इसमें। आप इन्हें 2500 का जो है आवश्यकता से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनाम आ गया, इनाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राष्ट्रीय कृषि बाजार, फसलों के ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए 14 फरवरी 2016 को। MSP देख लीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 फसल के लिए इस समय है। FRP जो है गन्ना पर लागू होता है, इसका फुल फॉर्म अगर हिंदी में देखेंगे उचित एवं लाभकारी मूल्य इसका फुल फॉर्म है। MSP में कैप काम करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइजेज, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज 1965 में MSP के लिए होता है, लागू करता है CEE, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर, ये लागू करता है, अध्यक्षता PM है। मतलब MSP को PM के द्वारा ही लागू किया जाता है, ये चीज़ आप कह सकते हैं। किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची में 60 वर्ष के पेंशन को 3000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, और इसमें 55 से, लेकिन स्टार्टिंग में अब आपकी एज जब 18 से 40 साल है तो आपको 55 से 200 रुपये प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। कृषि निर्यात नीति 2018 किसान की आय दोगुनी करना इसका था। 2022 तक कृषि निर्यात $30 अरब करना है इसका उद्देश्य। PM सम्मान निधि, PM सम्मान निधि जो है जानते ही हैं आप। किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2018 को लागू जो है 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर में 4 माह पर 2000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की बहुत जो है ये जो है बहु कह सकते हैं कि बहुत उनका इस पर ध्यान है इस पर, और इससे उनको काफ़ी जो है फ़ायदा भी हुआ है किसानों को। PM फसल बीमा योजना क्या है? 18 फरवरी 2016 को प्राकृतिक आपदा में सफल फसल बर्बाद पर बीमा मिलता है। बागवानी पर 50% प्रीमियम, रबी पर 1.5% और खरीफ पर 2% प्रीमियम आपको पहले से देना पड़ेगा। मतलब जितना आपका पैदा होगा इतना आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है, तब वो आपका पूरा वो वापस होगा बीमा का पैसा अगर नुकसान होगा तो। ढांचागत सुधार, शिक्षा में सुधार में GST, नोटबंदी, नई शिक्षा नीति, FDI, ये सब ढांचागत सुधार में आते हैं। तो चलिए नई शिक्षा नीति हम देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही हम देखेंगे। 2020 में आया, किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल के द्वारा। के कस्तूरी रंजन समिति थी जो है। 1986 में पहले क्या था? 10+2 पर आधारित था, ये तो 5+3+3+4 पर आधारित ये सिस्टम है, ठीक है। ये 5 साल का क्या है समझ रहे हैं? 3 साल आप पढ़ेंगे, 2 में पहुँचेंगे, 2 के बाद 5 में, 5 के 8 में, अब 4 12 साल, ठीक है, ये ऐसा है। FDI बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 10% से ज़्यादा किसी कंपनी में निवेश अगर कोई कर देता तो वो FDI कहलाता है। सर्वाधिक FDI 2021-22 में सिंगापुर में, फिर उसके बाद USA ने। सर्वाधिक FDI प्राप्त किया किसने? कर्नाटक ने प्राप्त किया है। तो ये हो गया आपका जो है पूरा सिलेबस अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का। आप लोग इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाया गया, आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपका 5 नंबर क्लियर हो गया। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।